दोस्तों नमस्कार। ईरान का युद्ध जब शुरू हुआ था तब ये लग रहा था कि शायद ट्रंप साहब ने जो प्लानिंग की है कि एक हफ्ते में इस लड़ाई को हम खत्म कर देंगे, वो तो नहीं हुआ। आज लड़ाई एक महीने से ऊपर हो चुकी है। अभी एक महीने में दुनिया ने जो दर्द देखा है, जो पेन देखा है, वो तो मुझे लगता है अभी शुरुआत है। दूसरा महीना शुरू हो गया है। अब सवाल इस बात का है कि दूसरे महीने में और क्या क्या तकलीफें हमें देखने को मिलेंगी। इस वीडियो में मैंने 10 पॉइंट ऐसे निकाले हैं इकोनॉमी से संबंधित, जो आपकी और हमारी जिंदगी को प्रभावित करेंगे। इसीलिए इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको यह पता रहे तेल की स्थिति क्या होगी, महंगाई कहां जाएगी, स्टॉक मार्केट कहां जाएगा, हमारे रोजगार को क्या होगा, हमारे रुपए को क्या होगा, आरबीआई क्या करेगा, भारत सरकार के हाथ में क्या होगा और अंत में हम सबको क्या करना होगा। इन सब बातों की चर्चा आज मैं आपके साथ करूंगा। मेरा एक असेसमेंट है, डेटा के साथ मैं हमेशा आपके साथ बात करता हूं और मैं ये उम्मीद करूंगा कि भगवान ट्रंप साहब को सद्बुद्धि दे, ये लड़ाई खत्म हो और जो मेरा असेसमेंट है, अगर ये लड़ाई चलती रही तो जो समाज को, देश को और दुनिया को जो दर्द झेलने पड़ेंगे, उससे निजात मिलना जरूरी है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ट्रंप साहब भगवान सद्बुद्धि दे और मेरा जो प्रिडिक्शन है, मेरा जो असेसमेंट है, वो गलत साबित हो। अगर ये लड़ाई जारी रही तो जो मैं फोरकास्ट कर रहा हूं, आप देखेंगे एक महीने बाद कि उसमें कितनी सच्चाई थी और मैं तो चाहूंगा कि मैं गलत साबित हूं। इसीलिए किन मुद्दों पे मेरा क्या असेसमेंट है, इसको देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतेगा और आंकड़े सामने आएंगे और स्थितियां क्लियर होंगी और डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आऊंगा। इस समय पूरी दुनिया पे खतरा जो है वो गंभीर है, इसलिए हमें थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। हो सकता है दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन सही एनालिसिस और सही जानकारी पहुंचाने के लिए मुझे लगता है आप कुछ मिनट एक्स्ट्रा मेरे साथ बिता सकते हैं। तो ये जो चैनल मेरा है, विजय सरदाना इनसाइट्स, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं कि ऐसा एनालिसिस हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। जिस तरह से व्यूअरशिप और इंप्रेशन इस चैनल के बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, और इसीलिए हो सकता है कि आप मेरे बहुत सारे वीडियोस चूक जाएं, नहीं देख पाएं, तो एक जो कंटिन्यूटी होती है एनालिसिस में, वो कहीं ना कहीं आप चूक जाएंगे। इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला महीना हमने देखा शॉक फेज, प्राइस ऊंचे गए, पैनिक हुआ, सप्लाई नहीं आ रही है, एक्सपोर्ट में कमी हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रहा है। हर तरफ से हमें झटके देखने को मिले थे पहले महीने में। लेकिन दूसरा महीना ज्यादा चिंताजनक होगा। मैं क्यों कह रहा हूं? अभी तक तो हमारे पास पाइपलाइन में माल था, घरों में राशन था, गोडाउन्स में माल था, तेल था। धीरे 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 जब ये कंजम्पशन होगा और जिस हिसाब से सप्लाई आनी चाहिए अगर वो नहीं आई, तो क्या होगा? एक स्ट्रक्चरल डैमेज शुरू होगा इन द फॉर्म ऑफ शॉर्टेजेस एंड सिस्टम ब्रेकडाउन। अब मैं सिस्टम ब्रेकडाउन क्यों कह रहा हूं, इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन शॉर्टेजेस आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी और इसका असर क्या होगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं जब बार बार इस बात को कह रहा था कि जैसे ही लड़ाई शुरू हो, सरकार को अपनी तरफ से तैयारी कर लेनी चाहिए। टिपिंग पॉइंट वेयर डिसरप्शन शिफ्ट फ्रॉम प्राइस वॉलेटिलिटी टू एक्चुअल शॉर्टेजेस। अभी तो दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं। चलिए, आपको पेट्रोल 100 की जगह 200 में मिलेगा, कोई बात नहीं, आप गुस्सा करेंगे, सरकार पे नाराजगी करेंगे कि सरकार महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही। उम्मीद करिए कि आप अगले दिन गए, 200 रुपए लीटर भी आप देने को तैयार हैं, 300 रुपए देने को भी तैयार हैं, पेट्रोल ही नहीं, राशन नहीं है, खाने के तेल की महंगाई बढ़ रही है, बाकी समस्याएं हो रही हैं। आप क्या करेंगे? अभी ये लड़ाई किस रूप में जाएगी और क्या असर होगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। आपके गोडाउन भरे हुए होंगे,
लेकिन आपके ट्रक में डीजल नहीं हो, या जहां पे होना चाहिए वहां नहीं हो, क्योंकि गोडाउन तो गांव में है, आपको डीजल मिल रहा है दिल्ली में, वहां से सामान उठा के यहां तक लाना, उसके लिए भी तो डीजल चाहिए। और गांव में डीजल नहीं है, शहर में है, क्या आपको खाने का सामान पहुंच जाएगा? चिंता गंभीर है। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं, मैं कंपैरिजन करूंगा कि पहले महीने में क्या हुआ और दूसरे महीने में क्या हुआ। एनर्जी सप्लाई शॉक टर्न्स इनटू फिजिकल शॉर्टेज। पहले महीने में क्या हुआ, आपका जो क्रूड का दाम था $70 से $120 हो गया। ये हुआ, रेट डबल बन गए मान लीजिए। पैनिक बाइंग हुई, स्पेकुलेशन हुआ, स्टॉक मार्केट कमोडिटी मार्केट में आपने हलचल देखी, और जो हमारे सामने है, जो दिख रहा है। अब दूसरे महीने में क्या होगा, एक्चुअल सप्लाई लॉस विल बिकम विजिबल। अभी तो चलो दाम बढ़े, सरकार ने भारत में नहीं बढ़ाए, हमने एक्साइज ड्यूटी कम करी ताकि पेट्रोल की कंपनियां जो महंगा तेल खरीद रही हैं वो असर भारत की जनता पे ना आए। कारण कुछ भी हो सकता है, कारण राजनीतिक भी हो सकता है, कारण चुनाव भी हो सकता है। कुल मिला के ₹10 लीटर चाहे कंज्यूमर दे या कंपनी दे, एक्स्ट्रा देना तो पड़ रहा है। ये बात तो हमें समझनी पड़ेगी। अब सवाल इस बात का है कि जब सप्लाई ही नहीं आ रही, जितना आपको चाहिए उतना अगर सप्लाई नहीं आ रहा, तो आपके जो गोडाउन है, मान लीजिए वो 50 दिन भरे हुए हैं, तो 50 दिन तब थे जब आपकी नॉर्मल सप्लाई थी। अब जब आपकी एक्यूट सप्लाई हो जाएगी तो 50 को आप क्या करेंगे, 50 दिन और सही, 30 दिन निकल गए, उसमें से 15-20 दिन का खपत हो गया होगा। क्योंकि जब लड़ाई शुरू हुई थी हमारे पास 70% कैपेसिटी फुल थी, और 70% कैपेसिटी अगर फुल कंजम्पशन होगा भारत में तो मैक्सिमम 6 से 7 दिन चलेगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि बाकी जगह से तेल गैस आता रहेगा, तो जो एक्यूट शॉर्टेज है, जो 50 दिन हम बात कर रहे थे, वो शायद खींच के हम 90 दिन 100 दिन ले जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं तो शॉर्टेज होगी। कहां होगी, जैसे हमने देखा रेस्टोरेंट्स की गैसेस बंद हो गई, बाकी जगह पे सप्लाई कट गई, नॉन एसेंशियल सर्विसेज को सरकार ने देना मना कर दिया। बहुत सारी जगह पे ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी, और जैसे जैसे वक्त बीतेगा चीजें सामने आएंगी। एक्चुअल डेटा क्या बोलता है, 20% ग्लोबल सप्लाई जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलती है। अभी हम सिर्फ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं। 10 से 12 मिलियन बैरल, मतलब 1 करोड़ से सवा करोड़ बैरल पर डे जो है वो सप्लाई नहीं आ रही है। मजे की बात देखिए, लड़ाई से पहले जो ईरान था वो दुनिया का 4% तेल कंट्रोल करता था, क्रूड। लड़ाई के बाद 20% कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि बाकी देशों का भी जो वहां से क्रूड निकलना था ईरान ने उस पर भी बैन लगा। अब स्थिति क्या हुई, और अभी तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। अब यमन में हुतीज ने बोला है हम रेड सी भी बंद करेंगे। मतलब जो सऊदी अरेबिया का दूसरी तरफ से, रेड सी की तरफ से जो ऑयल निकलता था, क्रूड निकलता था, जो ये मान लीजिए कि करीब 30-40% था सऊदी अरेबिया की सप्लाई का, अगर वो भी बंद हो गया तब क्या होगा। दोनों तरफ से स्थिति गंभीर है, इसीलिए यह समझना जरूरी है। और होगा क्या, जो टैंकर हैं उनका जो ट्रैफिक है वो करीब जो 70% था अब वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे लड़ाई बढ़ेगी हॉर्मुज के अंदर ईरान अपनी फौजें उतारेगा। हो सकता है कि पूरे क्षेत्र में वो माइनिंग कर दें, माइंस बिछा दें, ताकि कोई भी विदेशी जहाज या नौका वहां से ना निकले। अब माइन को ये तो नहीं पता कि ये फौज है और इसमें क्रूड है, उसके लिए तो जो भी चीज सामने आएगी वो उस पर ब्लास्ट करेगा, तो स्थिति और गंभीर होगी। दूसरा महीना क्यों बुरा होगा, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बिगिन टू डिप्लीट। जैसा मैंने कहा 50 दिन का है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। अल्टरनेटिव रूट्स जो है, जो सऊदी अरेबिया और यूएई की पाइपलाइन वो सफिशिएंट नहीं है, और उन पे भी अगर ईरान ने हमला कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी। एशियन इकोनॉमीज लाइक इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया विल फेस रियल शॉर्टेज, नॉट जस्ट प्राइस हाइक। सबको दिक्कत आएगी, कहीं कम कहीं ज्यादा। याद रखिएगा हम 145 करोड़ देशवासियों की बात कर रहे हैं। अगर हर आदमी ने दिन में अगर 100 ग्राम भी ऑन एन एवरेज पेट्रोलियम का कंजम्पशन किया, मैं 100 ग्राम की बात कर रहा हूं, तो कितना होगा आप हिसाब लगा सकते हैं। 14 करोड़ लीटर। 14 करोड़ लीटर कितना होता है, इस बात को समझना। इसका मतलब जो प्राइस शॉक था वो सप्लाई क्राइसिस में बदलेगा सेकेंड मंथ। अब हम बात कर रहे थे अभी तक हॉर्मुज की, अब यमन बीच में आ गया, मतलब
हूतीज बीच में आ गए, तो हुर्मुज प्लस रेड सी, अब 2 चोक पॉइंट हो गए, पहले एक था। हुर्मुज डिसरप्टेड डोमिनेंस पहले महीने में, दूसरे महीने में अब दोनों रास्ते बंद। इसका मतलब दुनिया के जो सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स थे, दोनों के दोनों बंद। रेड सी डिसरप्शन थ्रेटन्स इवन ग्लोबल शिपिंग रूट्स। सिर्फ क्रूड ही नहीं, जो जहाज जाते थे स्वेज कैनाल से निकलने के लिए, वो भी रास्ता बंद। इसका मतलब आगे इस बात को समझिएगा कि जहां पे हम लोग उम्मीद करते थे कि सप्लाई आ जाएगी 10-15 दिन में, अब उसमें लगेगा 1 से 1.5 महीना। इसको भी समझना जरूरी होगा। कहने का मतलब क्या है कि रेड सी डिसरप्शन थ्रेटन्स ग्लोबल सप्लाई रूट्स, हुर्मुज ऑलरेडी नियर शटडाउन, शिपिंग रीरूट्स वाया केप ऑफ गुड होप, मतलब आपको अफ्रीका के नीचे से घूम के आना होगा। 15-20 दिन का जो पहले डिले लग रहा था हुर्मुज और गल्फ के आने से, अब वो बढ़ के हो जाएगा करीब 30 से 40 दिन, और जो किराया है वो भी ऑलमोस्ट 50% बढ़ जाएगा, क्योंकि लंबा सफर करके आना पड़ेगा। साथ ही साथ क्योंकि पता नहीं मिसाइल कहां गिरे, किस पे गिरे, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएगा। और कुल मिला के जब सप्लाई टाइम पे नहीं आएगी, जब सप्लाई टाइम पे आती है, तो दोस्तों उसके साथ कंटेनर्स भी आते हैं। लगातार प्रोडक्शन होगा और भरने के लिए कंटेनर्स नहीं होंगे, तो कोविड के समय क्या हुआ था, बहुत सारे कंटेनर्स को चाइना ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि डिस्पैच नहीं हो रहे थे, खाली कंटेनर रखने की जगह नहीं थी, और जहां पे माल जाना चाहिए था वो पोर्ट बंद थे। तो क्या होगा, स्थिति गंभीर थी। तो जो कोविड स्थिति थी कंटेनर शॉर्टेज की, वो भी हो जाएगी। और उस समय आपको याद होगा कंटेनर के दाम 4 से 5 गुना हो गए थे। जो कंटेनर आपको $500 में मिलता था, वो $2,500 से $3,000 में भी नहीं मिलता था। ग्लोबल ट्रेड आर्टरीज गेट चोक्ड फ्रॉम बोथ एंड्स। अब ना तो आप आ पा रहे हो स्वेज कैनाल से, ना जा पा रहे हो। अब आपके पास पुराना रूट आ गया वापस, जो अफ्रीका का चक्कर लगाने का था। कमोडिटी सप्लाई चेन्स बिगिन ब्रेकिंग। अब बहुत सारी चीजें हैं जो आप विदेश से लाते हैं। खाने का तेल, अगर मान लीजिए शिपिंग इंडस्ट्री के पास क्रूड नहीं है, तो जहाज में तेल कैसे डलेगा? जहाज में तेल नहीं डलेगा तो 70% खाने का तेल हम आयात करते हैं। तो मलेशिया से, इंडोनेशिया से जो हम खाने का तेल लाते हैं, या जो हम सोयाबीन लाते हैं अर्जेंटीना, ब्राजील, अमेरिका से, या कनोला आता है कनाडा से, ये सब कैसे आएगा अगर शिपिंग लाइंस अवेलेबल नहीं है या उनके पास क्रूड अवेलेबल नहीं है? और है तो दाम 50% ज्यादा है, तो महंगाई तो बढ़ेगी। लेकिन सप्लाई चेन डिसरप्ट ना हो, ये उम्मीद है। प्राइस इंक्रीज इन ऑयल, गैस एंड मेटल, नॉन एनर्जी कमोडिटी स्टार्ट कोलैप्सिंग। और यही बात हो रही है कि आज मान लीजिए कि हम खाने की चीजें मंगाते हैं, चलिए भारत को छोड़िए, गल्फ में 70 से 80% खाना बाहर से आता है, और वो रास्ता बंद है। वहां लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। फ्रेश आइटम तो पहुंचने ही बंद हो गए। अब उनके पास क्या बचा है? आटा, चावल, रोटी, तेल, चीनी, जो वो गोडाउन में रख सकते हैं, जिसको कोल्ड स्टोर नहीं चाहिए, क्योंकि यहां तो पावर प्लांट तोड़ने की बात आ रही है। कोल्ड स्टोर में रखा हुआ माल भी सड़ने लगेगा। और अगर आप डीजी चेक लगाते हैं, जनरेटर्स लगाते हैं, और ईरान का अगर अटैक उन पे होता है, तो समस्याएं हैं। तो स्थिति गंभीर है। और खासकर हम बहुत सारी कमोडिटीज इंपोर्ट करते हैं, जैसे फर्टिलाइजर, हमने जैसे बात करी कि हमारी दालें बाहर से आती हैं, मसाले बाहर से आते हैं, केमिकल्स, जितने हमारे स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, चाहे वो ड्रग्स या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाते हो या पेस्टिसाइड, ज्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं। और सेमीकंडक्टर गैसेस, हीलियम, ये जरूरी है ताकि चिप्स का काम होता रहे। अगर वो भी नहीं होगा तो आप समझ लीजिए कि स्थिति क्या होने वाली। अब इसका एविडेंस क्या है? ऑलरेडी जो फर्टिलाइजर, हीलियम और फार्मा इनपुट्स के सप्लाईज को लेकर दिक्कत आ रही है। फर्टिलाइजर प्राइसेस स्पाइक ऑलरेडी ड्यू टू हॉर्मोज डिसरप्शन। दूसरे महीने में एग्रीकल्चर साइकिल गेट्स हिट, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में इस समय सोइंग सीजन शुरू हो रहा है, फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है, खाद नहीं है। फूड इन्फ्लेशन एक्सेलरेट्स ग्लोबली, महंगाई बढ़ेगी, एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्लोज। गैस नहीं है, वेजेस बढ़ रहे हैं, सप्लाई नहीं है, ट्रांसपोर्ट डिसरप्शन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घट रहा है, फर्टिलाइजर नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन घट रहा है। तो क्या होगा? एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ महंगाई। इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका मतलब
एनर्जी क्राइसिस स्पिल्स इनटू फूड एंड मैन्युफैक्चरिंग क्राइसिस, क्योंकि एनर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो उम्मीद है ट्रंप साहब इस बात को समझेंगे। ऐसा नहीं है अमेरिका पे असर नहीं पड़ेगा, उन पे भयंकर पड़ेगा। मिलिट्री स्टॉकपाइल बिगिंस। अब इस पे मैं एक और डिटेल बनाऊंगा कि कितने हथियार बचे हैं और कितने उनके पास लड़ने का समय और है। मेरे ख्याल से इस महीने के आखिर तक इनके हथियारों के जखीरे भी खाली हो जाएंगे। फर्स्ट मंथ हाई इंटेंसिटी स्ट्राइक बाय यूएस एंड इजराइल, मासिव मिसाइल एंड एयर डिफेंस यूसेज। सेकेंड में स्टॉकपाइल डिप्लीशन बिगिंस विजिबल। अगर ईरान ने 10 मिसाइलें छोड़ी हैं, उसको रोकने के लिए नीचे से एंटी मिसाइल जो रॉकेट फायर किए जाते हैं 10 की जगह वो 2 को ही रोक पा रहे हैं, क्योंकि अब मिसाइलें ही नहीं बची हैं रोकने की। एयर डिफेंस सिस्टम फेल होता दिख रहा है। एविडेंस बहुत क्लियर है कि मिसाइल लॉन्च ऑलरेडी ड्रॉप 90%, स्टॉक प्रिजर्वेशन प्लस डैमेजेस। ईरान भी बड़े ध्यान से काम कर रहा है। वो भी ये कह रहा है कि मैं भी एक साथ मिसाइल नहीं छोड़ूंगा, पहले छोटे छोटे सस्ते वाले ड्रोन छोड़ के इनको तंग करूं, इनका बचा हुआ जो मिसाइल है उनको खत्म करवाऊं, बाद में ढंग से निपटूंगा। यूएस इजराइल यूजिंग एक्सपेंसिव इंटरसेप्टर्स, आयरन डोम, पैट्रियट एंड थाइड। एक एक मिसाइल आप ये समझ लीजिए 2 मिलियन से 4 मिलियन 6 मिलियन डॉलर तक की है। इसका मतलब 20 करोड़ से लेकर आपको 50 करोड़ रुपए की एक मिसाइल छोड़नी पड़ रही है। किसके लिए? 10 लाख रुपए के ड्रोन को गिराने के लिए। यह स्थिति बना दी है ईरान ने। सेकेंड मंथ में क्या होगा? एयर डिफेंस सिस्टम। अब उनके पास जब इन्वेंट्री नहीं रहेगी तो एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करेंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं या उनके दोस्त कहे जाते हैं, जैसे दुबई, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, आपका कतर, इन सब के ठिकानों पर और तेजी से आक्रमण होंगे। एंड हाई रिप्लेसमेंट कॉस्ट। यूएस फेसेस ग्लोबल कमिटमेंट्स। सिर्फ यही नहीं, यूक्रेन में भी प्रॉब्लम चल रही है, साथ ही साथ इंडो पैसिफिक में भी उसको करना है, कोरिया को भी देखना है, जापान को भी देखना है, क्योंकि यूएस जब चौधरी बना है, सबकी जिम्मेवारी ली है, तो जिम्मेवारी उठानी भी पड़ेगी। और आज हालत यह है कि चौधरी साहब के पास अपने बचाव के साधन नहीं है, दूसरे को क्या बचाएंगे। वॉर सस्टेनेबिलिटी बिकम्स ए मेजर कंस्ट्रेंट। तो इसीलिए लग रहा है कि ट्रंप साहब इस महीने कोई ना कोई बहाना मार के लड़ाई से निकल लेंगे, और ये अच्छा है। चाहे उनका ईगो बीच में आए, लेकिन वो कह देंगे कि मैं जीत गया, मेरे को जो करना था मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूं, और ये कह के वो निकल लेंगे। और ये होना भी चाहिए, उनका ईगो भी बच जाए और लड़ाई भी रुक जाए। बाकी दुनिया को पता है कौन जीता कौन हारा, वो अलग मुद्दा है। अगर ट्रंप का ईगो सेटिस्फाई होता है और लड़ाई रुकती है, ये देश के लिए अच्छा है। तो ऐसे आदमी का ईगो सेटिस्फाई होने देना चाहिए। जीसीसी एयर डिफेंस एंड इंटरनल स्टेबिलिटी वीकनेस। हमने देखा गल्फ कंट्रीज जो हैं वो अमेरिका की छत्र छाया के अंदर थे, और यही उनके लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी बन गई। जो मिसाइल ड्रोन सिचुएशन रिस्क इंक्रीजेस, क्योंकि जब अमेरिका ही खुद नहीं कर पा रहा, मिसाइल्स ही नहीं है उनके पास, तो उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम कैसे करेंगे। और दूसरी तरफ ईरान अपने 5-5, 10-10 लाख रुपए के ड्रोन भेज भेज के उनकी हर बिल्डिंग को, हर सिस्टम को तबाह करता रहेगा। उसको करना क्या है? उसको 50 किलो, 10 किलो, 100 किलो बम भी तो गिराने, वो गिराते रहेंगे। आप क्या करोगे? उस 100 किलो बम को रोकने के लिए आपको 10 करोड़ की मिसाइल छोड़नी पड़ेगी, 20 करोड़ की मिसाइल छोड़नी पड़ेगी। और अगर आपने उसको नहीं रोका तो वही 100 किलो का बम नीचे जो फैक्ट्री है, रिफाइनरी है, पावर प्लांट है, डीसैलिनेशन प्लांट है, जिसकी कीमत शायद 1 बिलियन हो सकती है, उसको तबाह कर देगा। ये खेल ईरान ने कर दिया है, अमेरिका की हालत खराब। इसका मतलब सऊदी, यूएई, ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इज एट रिस्क, डीसैलिनेशन प्लांट्स आर एट रिस्क एंड पोर्ट्स लाइक फुजैरा आर रिस्क। इसका मतलब इकोनॉमी जो गल्फ की है वो बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि दुबई की चमक फीकी पड़गी। अब दुबई दुबई नहीं रहेगा, इस बात को आप मान लीजिए। डेटा बहुत क्लियर है। गल्फ जो है उनका खाना जो है वो हुर्मुज से आता है, 80% सप्लाई वहां से आती है, और हुर्मुज बंद है। 99% डीसैलिनेशन प्लांट है, मतलब पानी की जो सप्लाई है वो 99% जो पानी है वो डीसैलिनेशन से आता है, क्योंकि वहां ना कोई नदी है, ना पोखर है, ना पहाड़ है, ना बर्फ है। समुद्र का पानी आप पी नहीं सकते, रेगिस्तान है। तो बगैर डीसैलिनेशन प्लांट के गुजारा नहीं। और मजे की बात, डीसैलिनेशन प्लांट को चलाने के चाहिए बिजली,
और बिजली का प्लांट, पावर प्लांट को चलाने के लिए चाहिए डीसैलिनेटेड वाटर, बॉयलर के लिए। दोनों एक दूसरे पे निर्भर है, दोनों में से अगर एक भी टूटा, चाहे पावर प्लांट हो या डीसैलिनेशन प्लांट हो, आप ये समझ लीजिए बिजली और पानी दोनों की समस्याएं हो जाएंगी, एक की नहीं होगी। इसको आपको समझना होगा। दूसरे महीने में इवन लिमिटेड सक्सेसफुल स्ट्राइक्स, इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन, अगर मान लीजिए एक डीसैलिनेशन प्लांट भी बड़ा टूटता है, एक शहर के साथ एक बड़ा प्लांट है जिसकी रोज की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी मेरे ख्याल से 10 करोड़ लीटर होगी, ऐसी स्थिति के अंदर वो जो एक शहर में 15, 20, 50 लाख लोग जो रह रहे होंगे, दुबई जैसे शहर में मान लीजिए 10 लाख लोग भी रह रहे हैं, पानी नहीं मिला तो कितने दिन टिकेंगे। मेरा इस पे एक डिटेल्ड वीडियो है, 72 घंटे में मिडिल ईस्ट में हाहाकार मचेगा, क्योंकि जितनी उनकी पानी की स्टोरेज कैपेसिटी है वो सिर्फ 72 घंटे की है। मेरा वो वीडियो डिटेल में देखिएगा, उसमें मैंने एक एक चीज एनालाइज की है कि कौन सा प्लांट कैसे, कहां, किस शहर को सप्लाई देता है और किस पे कैसे खतरा आ सकता है, उसका डिटेल्ड एनालिसिस है। मेरा एक प्ले लिस्ट है ईरान वॉर करके, आप उसमें सारे एनालिसिस एक के बाद एक देख सकते हैं। इसका मतलब जीसीसी कैन नॉट फुल्ली डिफेंड अगेंस्ट स्वॉर्म ड्रोन। आप कितने ड्रोन, अगर मान लीजिए मैंने 20 ड्रोन भी भेज दिए तो कितनी मिसाइलें आप छोड़ोगे। इसका मतलब एनर्जी एक्सपोर्टर्स देमसेल्व्स बिकम अनस्टेबल, खुद का रहने का सवाल हो जाएगा। तेल वो हमें कहां से देंगे जब उनके पास पावर प्लांट नहीं है, पानी नहीं है, बिजली, तेल है, रिफाइनरी है लेकिन चल नहीं रही क्योंकि बिजली नहीं है, या पीने का पानी नहीं है, तो बताइए कि वहां जो लोग काम कर रहे हैं वो रहेंगे, वो प्लांट बंद करके जान बचाने जाएंगे या तेल पिएंगे। इसको समझना जरूरी हो। अब जब सप्लाई में प्रॉब्लम है तो इन्फ्लेशन बिकम्स स्ट्रक्चरल नॉट टेम्परेरी, ये परमानेंट रियल इशू बनेगा। अभी तक क्या था, एनर्जी लेड इन्फ्लेशन था कि चलो तेल नहीं आ रहा, पेट्रोल महंगा हो रहा है। अब ब्रॉड बेस्ड इन्फ्लेशन अक्रॉस सेक्टर्स, जब सप्लाई चेन टूटेंगी, डिसरप्शंस होंगे, इसका लॉन्ग टर्म खामियाजा होगा। मतलब ऑलरेडी ओईसीडी कंट्रीज ने कहा है, ओईसीडी जो है ऑर्गेनाइजेशन जहां पे दुनिया के करीब 22-23 बड़े डेवलप्ड नेशन है, उस संस्था ने कहा है कि दुनिया में 4% इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और मान लीजिए हमारे यहाँ इन्फ्लेशन 6% है, वो 10 हो जाएगा। अमेरिका में मान लीजिए 2% था, वो 6 हो जाएगा। अमेरिका में 6% इन्फ्लेशन बहुत भारी चीज है। अब उसका असर क्या होगा, इसको समझते हैं। फूड प्लस फ्यूल प्लस लॉजिस्टिक्स इन्फ्लेशन राइजेस साइमल्टेनियसली, जैसे ही महंगाई बढ़ेगी सब जगह महंगाई बढ़ेगी, और इन्फ्लेशन ट्रांसमिशन चेन क्या होगा, ऑयल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, लॉजिस्टिक्स महंगा होगा, उससे फूड और फर्टिलाइजर महंगा होगा, क्योंकि जब है ही नहीं वो महंगा होगा, फर्टिलाइजर महंगा होगा तो फूड और महंगा होगा, सप्लाई शॉर्टेज होगी तो होर्डिंग होगी, और जब होर्डिंग होती है तो फिर और महंगाई बढ़ती है। अब आप इस लिंक को समझ लीजिए। और मजे की बात, जब इन्फ्लेशन इतना बढ़ेगा तो आरबीआई क्या करेगा, कितनी ब्याज दर बढ़ाएगा। आरबीआई का काम है, सेंट्रल बैंक का काम है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाना। अब ब्याज दरें ऑलरेडी अगर 4% इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आप कितनी ब्याज दरें बढ़ाएंगे, क्या आप 20% इंटरेस्ट कर दोगे, आपकी इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी। इसका मतलब जो सेंट्रल बैंक है उनके भी पसीने छूटेंगे कि महंगाई को काबू कैसे करें, और जब सेंट्रल बैंक कुछ नहीं कर पाएगा, महंगाई कुछ नहीं, हम रोक नहीं पाएंगे, तो इसका पॉलिटिकल खामियाजा आएगा। जनता ये पूछेगी सरकार क्या कर रही थी, सरकार ने एडवांस प्लानिंग क्यों नहीं करी। अब उसका जस्टिफिकेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरकार तो इसीलिए चुनी जाती है ना कि आप क्राइसिस को ध्यान में रखकर प्लानिंग करें। हाँ, क्राइसिस इतना बड़ा है कि इसके अंदर कोई प्लानिंग काम नहीं करती, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन आम जनता तो उम्मीद करेगी, उसको आप कैसे रोकोगे, इसको समझना होगा। एंड रिस्क ऑफ 1970 स्टाइल स्टैग्फ्लेशन, स्टैग्नेशन है, महंगाई बढ़ रही है, तब क्या होगा। एंड टेम्परेरी इन्फ्लेशन विल लीड टू परसिस्टेंट इन्फ्लेशन, ये आसानी से जाने वाला नहीं है, 2-3 साल लग जाएंगे। इस बीच कई चुनाव होंगे, मोदी साहब के लिए चुनौतियां बहुत बढ़ जाएंगी। फाइनेंशियल मार्केट, अभी तक हम क्या देख रहे थे, एंटर इनटू सेकंड शॉक फेज। अभी तक पैनिक सेलिंग थी, ऑयल स्टॉक ऊपर जा रहे थे, अभी तक यही हो रहा था कि चलो महंगाई बढ़ रही है, इक्विटी निकालो और भागो। दूसरे महीने में जब कंपनियों के पास फ्यूल नहीं होगा, डिमांड नहीं होगी, शिपिंग नहीं होगी, तो अर्निंग कम होगी। जब अर्निंग कम होगी तो अर्निंग डाउनग्रेड साइकिल जब शुरू होगा, हर कंपनी दिखाएगी कि साहब हमारा घाटा हो रहा है, तब जो सेल शुरू होगी
जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो भी बेचना शुरू करेंगे। फिर वो भी कहेंगे हम चलो इक्विटी से निकाल के गोल्ड में लगाते हैं, सिल्वर में लगाते हैं, कहीं और लगाते हैं। ये भी हो सकता है। और एविडेंस, ग्लोबल मार्केट्स ऑलरेडी इन करेक्शन टेरिटरी ऑन एन एवरेज। मेरा अगर आपने कल का वीडियो देखा हो, इसलिए मैं कहता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टॉक मार्केट का करीब $5 ट्रिलियन, 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर उड़ चुका है। भारत की इकोनॉमी से ज्यादा दुनिया में इकोनॉमी उड़ चुकी है। इसके बाद कॉर्पोरेट मार्जिन्स विल कोलैप्स, एयरलाइंस, लॉजिस्टिक्स, केमिकल्स विल हिट हार्डेस्ट, क्योंकि वो हमारे यहाँ सब इंपोर्ट होता है। एंड टेक्नोलॉजी और एआई कैपेक्स, जो हम बात कर रहे थे कि एआई बढ़ेगा, सब कुछ होगा, अरबों डॉलर उसमें जाएंगे, वो सब रुकेगा, क्योंकि एनर्जी और चिप इनपुट आपने हीलियम देखा होगा, सेमीकंडक्टर्स की मैंने बात की थी, इन सब का प्रोडक्शन भी धीरे पड़ेगा। इसका मतलब जो मार्केट वॉलेटिली अभी हमें दिखी स्टॉक मार्केट में, वो इकोनॉमिक स्लोडाउन बन जाएगा, इसको समझिए। अब बात आती है सप्लाई चेन मूव फ्रॉम डिले टू ब्रेकडाउन। अभी तो हम कह रहे हैं चलो 10 नहीं 15 दिन, 15 दिन नहीं 20 दिन बाद गैस आ जाएगी, तेल आ जाएगा, शिप आ जाएंगे। जब उनके पास ही तेल नहीं रहेगा, जहां से मैन्युफैक्चरिंग होनी है उनके पास ही एनर्जी नहीं होगी, तो वो क्या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि अगर मान लीजिए दुबई में या सऊदी में डिसैलिनेशन प्लांट पे अटैक होता है, तो वर्कर्स तो चले जाएंगे ना, फैक्ट्री चलाएगा कौन? या फिर टैंकर में भर भर के पीने का पानी देना पड़ेगा ताकि रिफाइनरीज चले। ये हो सकता है। लेकिन जो बाकी सप्लाई चेन है, जहां पे जगह जगह गांव गांव में लोग बैठे होंगे या अलग अलग ऑफिसेज में लोग होंगे, उनका क्या होगा? तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। इसका मतलब डिलेज एंड रीरूटिंग हुई पहले महीने। अब क्या होगा? इन्वेंट्री जो अभी तक हमारे पास गोडाउन्स में थी वो खत्म होगी। ग्लोबल सप्लाई चेन ऑपरेट 30 to 60 डेज इन्वेंट्री साइकिल, इससे ज्यादा कोई नहीं रखता। 30 से 60 दिन का आप रॉ मेटेरियल रख लोगे, साल भर का कौन रखता है? तो अब 30 दिन तो निकल गए, अब हम हैं बिटवीन क्राइसिस, मतलब अब हम आगे बढ़ रहे हैं एंड पॉइंट की तरफ, असर तो दिखेगा। आफ्टर 30 डेज फैक्ट्रीज रन आउट ऑफ इनपुट, रिटेल शॉर्टेजेस बिगिन, प्रोडक्शन कट्स स्टार्ट्स, क्योंकि जब माल ही नहीं है, रॉ मेटेरियल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? अब लॉजिस्टिक्स इशू से बनेगा जो क्राइसिस, वो होगा प्रोडक्शन क्राइसिस, कि जब माल ही नहीं आ रहा तो बनाऊं क्या, प्रोसेस क्या करूं? ये चुनौती हमारे सामने आई। नवा पॉइंट, स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट विल बिगिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए। चाइना शिफ्ट टू रशिया फॉर एनर्जी, उनके पास पाइपलाइंस हैं, पीछे से वो शिप से भी ला सकते हैं। भारत ला सकता है, कितना, इसको भी हमें समझना होगा। यूरोप कम्पीट्स फॉर एलएनजी, रेट बढ़ेगा, यूरोप बाजार में उतरेगा, क्योंकि उनको सप्लाई नहीं मिल रही मिडिल ईस्ट से, अब तो रेट बढ़ेंगे। हमें रॉ मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन क्या हम उतने दाम दे पाएंगे, ये एक सवाल उठेगा। इंडिया फेसेस हायर इंपोर्ट बिल। जब हमारे यहाँ $60-70 का क्रूड था, तो हमारा इंपोर्ट बिल था करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास, 2.25 से 2.5 लाख। अगर रेट डबल हो गए तो ये इंपोर्ट बिल पहुंच जाएगा 5 लाख करोड़। 5 लाख करोड़ का मतलब है 2.5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा। ये 2.5 लाख करोड़ टोटल हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट होता है ना, उससे ज्यादा है। अब आप समझिए कि भारत को इतना पैसा कहां से आएगा। जब भारत सरकार के पास पैसा नहीं होगा, तो या तो वो नोट छापेंगे, या बाजार से उधार लेंगे, या तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, या डेट बढ़ेगा, और आने वाली जनरेशन्स को वो ब्याज चुकाने पड़ेंगे। स्थिति गंभीर है। दूसरे महीने में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएटेड, सोचना पड़ेगा। एनर्जी जियोपॉलिटिक्स विल रीशेप एंड करेंसी वॉलेटिलिटी विल राइज। एक महीने में भारत की जो करेंसी है वो 3.5-4% के आसपास डिवैल्यू हुई है एक महीने में, जबकि साल भर में 3.5% होती थी एवरेज। इसका मतलब 12 महीने का जो नुकसान होता था वो हम एक महीने में कर चुके। और जब $1 पे ₹1 गिरता है, मतलब डिवैल्यू होता है इंडियन करेंसी, ₹1 से भारत के ऊपर 72,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी बढ़ती है। तो इस महीने हमने ₹4 गवा दिए। ₹4 का मतलब है, अब आप हिसाब लगा लीजिए, 3 लाख करोड़ रुपए की लायबिलिटी हमारे ऊपर बिना कुछ किए बढ़ गई, क्योंकि हमने जो विदेशी लोन ले रखा है उसका ब्याज देना है, पैसे चुकाने हैं, तेल खरीदना है, हथियार खरीदने हैं, केमिकल खरीदने हैं, इन सब के लिए विदेशी मुद्रा चाहिए ना। तो 3 लाख करोड़ की लायबिलिटी ये बढ़ गई।
5.5 लाख करोड़ का आपका क्रूड का बिल बढ़ गया, मतलब कि 2.5 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा वो बढ़ गया, 1 लाख करोड़ का पहले फर्टिलाइजर एक्स्ट्रा उस पर सब्सिडी थी, वो बढ़ के 2 हो जाएगी, तो आपके पास 6-7 लाख करोड़ रुपए कहां से आएंगे? आप समझिए इस बात को। ये तो मैं बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे रहा हूं। मेरा अंदाजन ये है कि अगर लड़ाई आज भी रुक जाती है तो इस साल भारत सरकार को करीब 20 लाख करोड़ से ऊपर का नुकसान होगा। डायरेक्ट कॉस्ट, लॉस ऑफ टैक्सेस, इंक्रीज इन कॉस्ट, इंक्रीज इन सब्सिडी, इंक्रीज इन एवरीथिंग, प्लस जीडीपी ग्रोथ नीचे जाएगी। 20 से 25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भारत सरकार को अब हो जाएगा अगर आज लड़ाई रुकती है। इस बात को आप समझिए। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि लड़ाई का क्या होगा। चलिए, अभी तो हमने इकोनॉमी की बात करी। अभी तक सिर्फ इशू क्या था? ईरान लड़ रहा था, हूती मैदान में आ गए, हिजबुल्लाह आ गए, इराक का मिलिशिया तैयार हो रहा है, वो आएंगे, सब तरफ से वो कहेंगे अमेरिका को घेरना है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजाक मजाक में कहा कि हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उस पर 17 तरह डायरेक्शन से हथियार मतलब अटैक हुआ था, 17 साइड से, 17 के, जो आप कह सकते हो कि 17 दिशाओं से अटैक हुआ था। और ट्रंप ने कहा हमें भागना पड़ा। मजाक मजाक में उन्होंने बोला, लेकिन हकीकत यही है कि अमेरिका की भी हालत खराब है। और 2 महीने बाद क्या होगा? लड़ाई मल्टी फ्रंट हो सकती है, मैरीटाइम, लैंड, साइबर। अब साइबर तो ऑलरेडी शुरू हो ही गया है। काश पटेल का जो पर्सनल ईमेल अकाउंट है उसको साइबर हैकर्स ने एक्सपोज कर दिया। रीजनल वॉर से अब यह सिस्टम एक ग्लोबल क्राइसिस बन जाएगा। तो अब हम क्या कह रहे हैं दोस्तों? अगर हम सम अप करें, ऑयल प्राइस से फिजिकल शॉर्टेज, शिपिंग लाइंस में ब्रेकडाउन आ सकता है, सप्लाई चेन में शॉर्टेज आ सकती है, इन्फ्लेशन ब्रॉड बेस्ड हो सकता है, मिलिट्री में रिसोर्स कंस्ट्रेंट हो सकता है, मार्केट्स स्ट्रक्चरल स्लोडाउन की तरफ जा सकते हैं, और जो वॉर है वो लोकलाइज से एक्सपेंड भी हो सकता है। तो कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं दूसरे महीने में? वर्ल्ड विल रन आउट ऑफ बफर्स, मतलब बफर जो आपके गोडाउन्स में माल पड़ा है वो भी तो कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि सप्लाई नहीं आ रही तो सप्लाई तो देनी पड़ेगी सरकार को। तो तेल के बफर खत्म होंगे, इन्वेंट्रीज खत्म हो रही हैं, मिलिट्री स्टॉक पाइल खत्म हो रहा है, इन्वेंट्री इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर, फूड, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, एवरीथिंग, ये सब इन्वेंट्री की मैं बात कर रहा हूं। एंड पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी जो आप कर पाते थे अब वो आपके हाथ में नहीं रहेगा। इसका मतलब लड़ाई से जो अभी तक फाइनेंशियल शॉक था कि चलो दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं, अब वो रियल इकोनॉमी ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ सकता है। आपको बड़ा अजीब और डरावना लगेगा कि मैं ऐसी नेगेटिव बात क्यों कर रहा हूं। मैं आपको रिस्क बता रहा हूं, हमें इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होना। मेरे अच्छी बात करने से स्थिति नहीं बदलेगी, इसीलिए मैं आपको हमेशा सच बताता हूं। आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, आपको लगे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, वो आपका परसेप्शन है। मैं आपके सामने फैक्ट्स रखता हूं, आपको कैसे असेस करना है वो आप सोचिए। मैं फिर दुआ करता हूं कि ट्रंप को अकल आए और ये लड़ाई जल्दी रुके, वरना सबके लिए नुकसान होगा। आपको क्या लगता है? क्या मैंने कुछ छोड़ दिया? बहुत कुछ छूटा होगा। आप भी नजर बना के रखिए। समाज को जागरूक होना पड़ेगा। जो हम अभी नॉर्मल खर्चे कर रहे हैं उनको घटाना पड़ेगा। गाड़ियों का इस्तेमाल बंद करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लीजिए। मैं तो सरकार को कहूंगा वर्क फ्रॉम होम करिए, पार्किंग के रेट 4 गुना कर दीजिए ताकि लोग गाड़ियां लेके ना निकलें। हमारे पास जो क्रूड बचा है वो एसेंशियल सर्विसेज में जाए, फैक्ट्रीज में जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाए, फूड ट्रांसपोर्ट में जाए। गाड़ी लेके घूमने का कोई मतलब नहीं है ऐसी स्थिति। जब स्थितियां नॉर्मल होंगी तब आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। और जहां गाड़ियों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है वहां कार पूलिंग पे सरकार को कानून बना देना चाहिए। कोई भी एक गाड़ी में एक आदमी नहीं मिलेगा, एक गाड़ी में हमेशा 3 से 4 आदमी हो, और आपस में लोग सोशल मीडिया ग्रुप बना के कोऑर्डिनेट करें। अगर हम जागरूक नागरिक हैं तो जिम्मेवारी हमारी भी है। और अगर हम सेल्फिश हैं कि नहीं मैं तो अपनी गाड़ी में किसी को नहीं लेके जाऊंगा, तो फिर आप देश की जब जरूरतें हैं तब आप उसके काम नहीं आ रहे। समझिए इस बात को। मोदी साहब के हाथ में कुछ नहीं है। ना वो तेल पैदा कर सकते हैं, ना वो फर्टिलाइजर पैदा कर सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं दुनिया में कहीं और से मिल जाए, मिलेगा तो दुगने दाम पे, अगर मिलेगा तो हो सकता है ना भी मिले।
इस बात को भी समझ लो। जो भी आपके विचार हो दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार में, समाज में इन मुद्दों पर चर्चा करिए। ये एक राष्ट्रीय आपदा हो सकती है। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।